पहला क्वेश्चन होगा आज का कि जैसे हमें दे रखा है यहाँ पर कि 9639 डिवाइडेड बाय 21 प्लस 1331 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, तो यार अगर हम इसमें भाग देते, ठीक है 21 का अगर हम भाग देते, देखो आप इतना जानते हैं कि सबसे पहले किसे सॉल्व करना होता है, भाग को। तो 21 चौक कितना हो जाएगा 84। ठीक है, 21 चौक हो जाएगा 84, बचेगा कितना 12। फिर 21 का पढ़ेंगे तो 21 पंचे कितना हो जाएगा 105। ठीक है, 21 पंचे 105 हो जाएगा, बचेगा कितना 18। तो यहाँ अगर 18 बचेगा तो 189 हो जाएगा, तो 21 में कितना हो जाएगा 189। अभी प्लस का सिंबल है तो प्लस का कहने का मतलब हमने यहाँ 9639 में 21 का भाग दिया तो आया कितना 459। वैसे यहाँ 11 का जब भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 121 बार जाएगा, आप इतना जानते होंगे। अब यहाँ बीच में प्लस है तो इन दोनों को जोड़ दो, 9 और 1 10, 10 का शून्य बचेगा कितना 1, 5 और 1 6, 6 और 2 कितना 8, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, मतलब फाइनली आंसर कितना आएगा 580। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, नॉर्मली आपसे भी सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन का, जैसे कि आपको दे रखा है सरल करो। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पर ये संख्या, ये दोनों संख्या का ये प्लस की, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, वैसे 2 और 8 कितना हो जाएगा 10, 10 का शून्य बचेगा कितना 1, 8 और 1 9, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, 15 का 5 बचेगा कितना 1, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 का 5 बचेगा कितना 1, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। ये सारी की सारी संख्या तीनों के तीनों का एक ही है, माइनस वाली है, और तीनों माइनस वाली है तो यहाँ माइनस हो जाएगा कितना हमारे पास, तो इन्हें भी जोड़ देते हैं। 2 और कितना हो जाएगा 6 और 2 8, वैसे 5, 5 और 3 8, 8 और 5 कितना 13, 13 का 3 बचेगा कितना 1, 2 और 1 3, 3 और 5 3 और 8 कितना हो जाएगा 11, 11 में जब 3 आप जोड़ेंगे तो 14, 14 का 4 बचेगा कितना 1। ठीक है, तो 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 8 कितना हो जाएगा 14। मतलब जब माइनस वाली संख्या सभी को ऐड करा तो कितना आ गया 14,438, और जब प्लस वाली दोनों संख्या को जोड़ा तो आ गया कितना 85,508। जब घटाएंगे तो यार 8 में से 8 घटाओगे तो कितना बच रहा होगा हमारे पास 0। वहीं पर 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना बच रहा होगा 7। यहाँ पर जब 4 में से 4 घटाएंगे तो कितना बच रहा होगा 0, और 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना 1, और 8 में से जब आप 1 घटाओगे तो कितना बचेगा 7। मतलब 71070 ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भी यार देखेंगे तो यहाँ पर संख्या 22 की घात कितना दे रखा है हमें 23 का इकाई का अंक बताना है। तो यार देखो 22 की घात 23 दिया, इकाई का अंक बताना है, तो हम करते क्या है, मैंने एक, चाहो तो आप प्लेलिस्ट में चले जाओ, एक इकाई का अंक नामक चैप्टर बना रखा है, चाहो तो आप उसे देख सकते हैं। तो करते क्या है यार, देखो घात यहाँ पर इकाई का अंक कितना है आधार में, इसे बोलते हैं आधार, जो 22 है वो हमारा आधार का काम कर रहा है। उसमें इकाई का अंक 2 है तो 2 लिखा, इकाई का अंक 2 लिखा। अब उसके बाद करते क्या, जो घात होती है, ठीक है, जो घात होती है इसमें हमेशा 4 का भाग देना होता है, तो 4 का भाग देंगे तो 4 पंचे 20, कितना शेष बच जाएगा 3, तो जितना शेष बचता है उतनी घात लगा देते हैं। अब 2 की घात 3 करेंगे तो आएगा कितना 8, तो हम फाइनली ये बोल सकते हैं कि इकाई का अंक कितना आएगा 8 आएगा। करते क्या है, तो यार देखो नॉर्मल प्रोसेस है, इकाई का अंक जो होता है 2, तो 2 लिखा आधार में, घात थी 23, तो 23 में डायरेक्ट 4 का भाग देना है, और 4 का भाग देने पर जितना शेष बचेगा उतनी घात लगा देना इस 2 की, जो आएगा फाइनली इकाई का अंक वही होगा आंसर, मतलब 8 आया। तो इकाई का अंक क्या आएगा, जब 22 की घात 23 करोगे तो 8। देखो यार अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 48 को किस संख्या से गुणा करने पर, ठीक है, किसी होगा, ठीक है, 48 को किसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल। तो यार देखो 48 को किसी संख्या से गुणा करने पर बोला, तो हमको नहीं पता है तो हम x से गुणा कर दो, तो गुणनफल 73 और 240 के गुणनफल के बराबर होता है, मतलब 173 गुणा कितना 240 के गुणनफल के क्या होता है बराबर प्राप्त होता है, ऐसा हमसे बोल रहा है। तो हमने क्या करा, एक 48 को किसी संख्या से गुणा करने पर मतलब x से गुणा करा, इनका जो गुणनफल है वो 173 गुणित 240 के बराबर प्राप्त होगा, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। अब जब काटेंगे तो 24 एकम 24, 24 दूनी कितना हो जाएगा 48, 2 एकम 2 और 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5, x बराबर से यहाँ बचा हमारे पास 173 गुणित कितना 5, जब 5 का गुणा करेंगे तो 5 15 का 5 बचेगा 1, 5 35 और 1 36 का 6 बचेगा 3, 5 एकम 5 और 3 8, मतलब फाइनली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 865। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, मतलब अननोन जिस नंबर से हम गुणा कर रहे होंगे वो कितनी होगी 865। देखो यार अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 4 रुपए को, स्पेशली 4 रुपए को निम्न में से कौन से सिक्के के द्वारा निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, तो टोटल 4 रुपए है,
देखो 50 पैसे के 2 सिक्के रहेंगे, तो 50 पैसे के 2 सिक्के रहेंगे तो कितने रुपए बनेगा, 1 रुपए बनेगा। ठीक है, आप इतना जानते हैं 50 पैसे के अगर 2 सिक्के रहेंगे तो 1 रुपए बनेगा, और 1 रुपए के 2 सिक्के रहेंगे तो कितने रुपए बनेंगे, 2। तो 2 और 1 कितने रुपए हो रहे होंगे, 3, परंतु हमें चाहिए कितना, 4 रुपए, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। वहीं पर देखेंगे तो 1 रुपए के 2 सिक्के तो कितने रुपए बन जाएगा, 2 रुपए। 25 पैसे के 4 सिक्के, तो 25 पैसे का 4 सिक्के से कितने रुपए बनेगा, 1, और 50 पैसे के 2 सिक्के से कितने रुपए बन जाएगा, 1। फाइनली 1, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 रुपए। तो हमें टोटल 4 रुपए लाना है, तो 4 रुपए ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा हमारा क्या, राइट आंसर। अगला देखते हैं। देखो यार, अगला क्वेश्चन दिया है कि 29/18, ठीक है, 29/18, 12/18, 15/18 और 16/18। ठीक है, मतलब देखो 29, 12, 15, 16, ठीक है, सबके बटे में हमारे पास क्या है, तो 18 है। तो सबके बटे में 18 है, तो हम ये बोल सकते हैं कि आधार से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सबके आधार हो गए बराबर। यहाँ पर सबसे छोटे भिन्न की, तो जो सबसे छोटी राशि है अंश की वो सबसे छोटा, और सॉरी, ठीक है, अंश में जो सबसे छोटा होगा सबसे छोटी राशि होगी, और अंश में जो सबसे बड़ा होगा बड़ी राशि होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे छोटी राशि कितनी है हमारे पास, 12। ठीक है, तो 12/18 क्या हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आपने सम भिन्न के बारे में पढ़ रखा होगा। ठीक है, ऐसे सारे भिन्न जिनके हर समान हो वह सम भिन्न कहलाते हैं, और सम भिन्न में जिसका अंश सबसे छोटा होता है वो सबसे छोटा भिन्न, और जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वो सबसे बड़ा भिन्न होता है। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है यार कि 0.212121, मतलब देखो 0.212121 और आगे तक के निम्न को किसके बराबर लिख सकते हैं। तो यार मैंने भिन्न का एक चैप्टर पढ़ा रखा है, आप चाहो तो जरूर देख सकते हैं। तो देखो ये बार बार आ रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 21 पे बार लगेगा, और 21 पे बार लगेगा। तो मैंने जब बार हटाना सिखाया है, तो जिन लोगों ने अगर मैथ्स का भिन्न वाला चैप्टर नहीं देखा है तो आप चाहो तो उसे देख सकते हैं, उनमें आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को सेकंड में सॉल्व कर लोगे। तो देखो 21 बटे, जब 2 अंकों पे बार है तो बटे में कितने 2 9 लग जाएंगे, 3 से काटोगे तो 3 7 21 और 33 3 99। फाइनली आंसर कितना जाएगा 7/33, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। देखो अगला क्वेश्चन दिया है कि वह संख्या जिसमें 3, 5 और 6 का भाग देने पर हमेशा 2 शेष रहेगा। देखो 2 शेष बचता है, 3 से भाग देंगे तो देखो यार 3 से जब 24 को भाग दोगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। जब 3 से इसको भाग दोगे तो कितना शेष बचेगा, 3 से जब भाग देंगे तो बचेगा 1 शेष, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। हमें शेष कितना बोल रहा है उसने, 2 शेष बचेगा। अगर 32 को 3 से भाग दोगे तो कितना शेष बच रहा है, 2। ठीक है, वैसे ही 32 को 5 से भाग दोगे तो भी कितना शेष बचेगा, 2। और 32 को 6 से भाग दोगे तो भी कितना शेष बचेगा, 2। मतलब फाइनली आंसर क्या होगा, सी। उसने वही बोला है कि वह संख्या जिसे 3, 5 और 6 से भाग देने पर प्रत्येक हमेशा कितना शेष बचता है, 2। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखो यार अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि एक संख्या 5 से अधिक और 9 से कम है, 5 से अधिक है मतलब 5, 6, 7, 8, 9, और 7 से अधिक और 11 से कम है, 7 से अधिक है मतलब 7, 8, 9, 10 और 11 से कम है। तो यहां पर देखो यार कि उसने क्या बोला है कि 5 से अधिक मतलब 5 हो नहीं सकता, 9 से कम मतलब 9 हो नहीं सकता, और अगली कंडीशन में बोला 7 से अधिक मतलब 7 हो नहीं सकता, और 11 से कम मतलब 11। अब देखो इन दोनों, ये पहली कंडीशन और सेकंड कंडीशन में कॉमन क्या आ रहा है, 8, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और मैं इस प्रकार से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहा हूं यार कि ज्यादा लेंथ लंबी ना हो, और आप हर क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके खुद से एक बार जरूर सॉल्व करें, ठीक है। देखो यार अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 11 परिणामों का औसत कितना है, 20। तो टोटल कितने परिणाम है, 11। 11 परिणाम का औसत हो गया 20। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 22 है, ठीक है, प्रथम 6 परिणामों का औसत कितना हो गया 22, और अंतिम 6 परिणामों का औसत कितना है 25 है। तो देखो यार प्रथम 6 परिणामों का औसत, तो 6 गुणित कितना 22 कर लेंगे तो हम 22 छंग कितना हो जाएगा 132, और लास्ट के 6 परिणाम, ठीक है, 6 परिणामों का औसत कितना है 25। ठीक है, तो हम अगर यहाँ करेंगे तो 25 छंग कितना हो जाएगा 150। अगर हम इन दोनों को जोड़ दिए, प्रथम 6 परिणामों का औसत टोटल कितना हो गया 132, अंतिम 6 परिणामों का टोटल कितना हो गया 150। अगर हम इसे जोड़ दे तो 2, 8 और कितना आ जाएगा 2, 282 आ जाएगा। परंतु देखोगे तो 6 और 6 कितने परिणाम जोड़ दिया आपने 12। ये 12 परिणाम जो जोड़े हैं इसमें से एक 6वें नंबर का परिणाम 2 बार आया है, एक तो इसमें भी और एक इसमें भी। तो हम ये देखेंगे कि टोटल 11 परिणामों का औसत हमारे पास कितना दे रखा है, तो ये देखोगे तो 20 दे रखा है, ठीक है। तो हम जब 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, तो हम ये करेंगे यहां पर हमारे पास जो टोटल है जो 282 है, ठीक है, इसमें टोटल 12 परिणाम है
और जो 220 है इसमें टोटल 11 परिणाम है। तो अगर हम 12 परिणाम के या 12 अंकों का या 12 संख्याओं के टोटल में से 11 संख्याओं का टोटल घटा दे तो एक छठवीं संख्या मिल जाएगी। मतलब 2 घटाएंगे किस में से, 0 में से, तो कितना बचेगा, सॉरी 0 घटाएंगे 2 में से तो 2 बचेगा, 8 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6। मतलब क्या हो जाएगी, जो छठवीं संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 62। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। देखो यार अगला क्वेश्चन है 11 पर, वो कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि एक वस्तु का लागत मूल्य और बिक्री मूल्य से 140 रुपए का अंतर है। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, लागत मूल्य, ठीक है, यहां पर नोटिस करना, और बिक्री मूल्य, मतलब लागत मूल्य मतलब क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, सीपी से बोलते हैं, और बिक्री मूल्य मतलब उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, एसपी। इन दोनों के बीच जो अंतर दे रखा है, ठीक है, अंतर दे रखा है वो कितने का दे रखा है, तो 240 का। मतलब और यहाँ देखा 20% का लाभ हुआ, मतलब विक्रय मूल्य अधिकता होगा, क्रय मूल्य कम था होगा। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य जब घटाया तो इन दोनों का अंतर आएगा कितना, 240, मतलब 240 का हो रहा है प्रॉफिट। तदनुसार यदि 20% का लाभ हुआ हो, 20% का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य कितना है। तो हम मान लेते हैं यार कि अगर सीपी कितना था होगा, 100 रुपए, मतलब सीपी का मान 100 रुपए था होगा, तो एसपी 20% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 100 रुपए की वस्तु 20% प्रॉफिट, मतलब 120% पर बेची होगी। तो एसपी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x/5 जाएगा जब परसेंटेज हटा के सॉल्व करोगे तो एसपी की जगह फाइनली कितना आ जाएगा, 6x बटे में कितना, 5 बराबर से कितना, 240। और आगे सॉल्व करेंगे तो 6x माइनस 5x बराबर से 240 गुणा कितना जाएगा, 5। और आगे सॉल्व करेंगे तो 6x में से 5x घटाओगे तो x बराबर से, तो 24 पंचे कितना हो जाएगा, 140। ठीक है, 24 पंचे 140 और डबल जीरो, तो मतलब x का मान कितना आ जाएगा, 1400। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। उसने बोला है कि इसका सॉरी विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य पूछा है तो x का मान 140 है। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। तो विक्रय मूल्य हमारे पास एसपी कितना है भाई, तो ये है 6/5 और x का मान आया हमारे पास 1400। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, और 5 से जब काटेंगे तो यार 5 दूनी 10 और बचा 15 है 40 और एक जीरो। और आगे सॉल्व करेंगे तो एसपी बराबर से 6 का गुणा करेंगे तो 6 शून्य 6 8 48 का 8 बचेगा 4, और 6 दूनी 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16, मतलब 1680 हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, जो कि यहाँ ऑप्शन में है नहीं, बाकी ऑप्शन आंसर इसका यही होगा कितना, 1680। देखो यार अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचा। तो देखो 3/4 भाग का क्या मतलब हो गया, हमारे पास टोटल भाग कितना है, 4, बेचा कितना, 3। तो देखो टोटल भाग अगर 4 है तो मैं ये मान सकता हूं कि अगर वस्तु का सीपी अगर एक भाग का आपको भिन्न अगर पढ़ा होगा तो ये चीज समझ में आएगी, अदरवाइज आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं अगर एक भाग की बात करूं तो एक भाग अगर 100 रुपए का था होगा, तो टोटल कितने भाग है हमारे पास, 4, तो 4 भाग का सीपी कितना हो जाएगा, 400। अब 3 भाग को 20% लाभ पर बेचा है, तो 3 भाग का सीपी कितना था यार, 300 रुपए था, और इसको 20% लाभ पर बेचा, मतलब 120 बटे कितना, 100। ठीक है, मतलब अगर हम एसपी की बात करें, एक मिनट, एसपी की बात करें तो 300 रुपए की वस्तु 20% का प्रॉफिट मतलब कितना, 120 बटे में कितना आ जाएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 दिया कितना, 36। मतलब जो 3 वस्तु है वो बेच दी कितने में, 360 रुपए में। तो हमारे पास टोटल वस्तु कितनी थी, 4, 3 वस्तु बेची 360 में, तो एक वस्तु कितने में बेचेंगे, उसने बोला कि शेष भाग को उसके लागत मूल्य पर बेचा, मतलब कितने रुपए पर बेचा, 100 रुपए पर बेचेंगे। तो टोटल हमारे पास 400 की वस्तु थी और बिक कितने में गई, तो हम ये बोल सकते हैं कि 460 रुपए में बिक गई टोटल। अब यहाँ पर उसने बोला कि पूरे सौदे में वास्तविक लाभ कितना है, तो देखो यार 400 की वस्तु है और बिक कितने में गई है, 460 में। तो फाइनली 60 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 400 पे, और परसेंटेज निकालेंगे तो गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 15%, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। देखो यार अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि 2665 रुपए की धनराशि 2 भागों में उधार आएगा। ठीक है, यहाँ आएगा उधार, उधार दी गई। प्रथम भाग को 3% वार्षिक दर से 8 वर्ष के लिए और दूसरे भाग को 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए दी गई। तो देखो पहले भाग को क्या रेट से दिया गया हमें, तो 3% के रेट से
कितने 8 वर्षों के लिए, और जो दूसरा भाग है उसे कितने 5% के रेट से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि साधारण ब्याज दोनों राशियां एक समान है, ठीक है, मतलब इससे जो साधारण ब्याज मिलेगा इससे भी वही साधारण ब्याज मिलेगा। और साधारण ब्याज मतलब होता क्या है, तो देखो ऐसा ही बराबर से क्या होता है PRT/100, मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो मूलधन हमने पहला भाग, दर हमारी 3% और टाइम कितना 8 वर्ष। अब देखो यहाँ पर ये दोनों, उसने बोला ये भी ब्याज हो जाएगा, ये भी ब्याज हो जाएगा, ये पहला भाग ये दूसरा भाग, ये दोनों आपस में उसने बोला है बराबर है, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा और यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि पहला भाग बटे दूसरा भाग बराबर से, तो यहाँ पर कितना है हमारे पास अभी 5, और ये 8 का पक्षांतर करेंगे तो बटे में जाएगा, मतलब पहला भाग था 5, दूसरा भाग था 8। तो उसने बोला कि द्वितीय भाग की राशि कितनी होगी। तो देखो टोटल हमारे पास 2600 रुपए है यार, सॉरी 2600 कितना है टोटल 2665। तो टोटल 2665 है, और दूसरा भाग पूछा तो दूसरा भाग कितना है हमारे पास 8, पर 8 तो है, पर टोटल कितना होगा, तो 8 और 5 कितना 13। तो 13 से काटोगे 13 कम 13, 13 दूनी 26, 0 और 13 पंचे 65, और आगे सॉल्व करोगे तो जब 8 का गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40 और 8 दूनी कितना 16, तो 1640 हो जाएगा। फाइनली आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि चित्र में OA, ठीक है, यहां पर ये OA और OB, ठीक है, OB को परस्पर विपरीत किरणें हैं, तो x का मान कितना दे रखा है हमें, तो 75 डिग्री। तो x का मान यदि यार 75 डिग्री दे रखा है, तो हम इतना जानते हैं कि दोनों टोटल कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो ये कितना हो जाएगा 105 डिग्री। तो उसने बोला y का मान ज्ञात करो, तो y का मान कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। और जिन लोगों से क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो क्या करो यार, मैंने एक रेखा और कोण से पूरा एक चैप्टर डाल रखा है, ठीक है, चाहो तो आप उसे देख सकते हैं, या ज्यामिति के नाम से अगर आप उतना देख लोगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप चुटकियों में कर लोगे। अगला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में कौन सा युग्म है, ठीक है, कौन सा युग्म में शीर्ष अभिमुख कोण है। तो शीर्ष अभिमुख कोण का मतलब होता है जब दो रेखा एक दूसरे को काटे तो आमने सामने के कोण को क्या बोलते हैं, शीर्ष अभिमुख कोण। मतलब एक का शीर्ष अभिमुख 3 और दो का शीर्ष अभिमुख कितना होगा 4। तो देखो एक का कितना हो रहा है 3, तो ये आंसर हो नहीं सकता, और 4 का क्या हो रहा है शीर्ष अभिमुख 2, तो ये आंसर हो नहीं सकता। 2 का हो रहा है, 2 का क्या हो रहा है हमारे पास, 2 का हो रहा है 4, मतलब ये आंसर हो नहीं सकता। तो 2 का शीर्ष अभिमुख कोण क्या है, आमने सामने के कोण है ये दोनों, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि किसी वर्ग के क्षेत्रफल, ठीक है, कोई वर्ग का क्षेत्रफल तथा विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो कोई एक ये वर्ग है, ठीक है, इसकी भुजा अगर मैंने a मान ली तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा a का वर्ग, और बोला उसके विकर्ण पर बना वर्ग, तो विकर्ण पर वर्ग कैसा बनेगा, इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी a करनी 2, और ये वाली भुजा भी हो जाएगी a करनी 2। तो ये वाला जो वर्ग होगा जो विकर्ण पर बना है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो हम इतना जानते हैं भुजा का वर्ग क्या होता है क्षेत्रफल होता है, तो a का वर्ग और कर्णी 2 का वर्ग होगा तो कितना 2, तो a का वर्ग से a का वर्ग कैंसिल, तो a का अनुपात कितना आ जाएगा 2। मतलब कोई एक पूरा वर्ग का क्षेत्रफल और विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो 1 अनुपात 2 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। अगला 17वां क्वेश्चन है क्या, निम्न में से कौन सा समूह त्रिभुज की भुजा नहीं है, ठीक है। तो यार देखो अगर आपने मेरा ज्योमेट्री वाला एक लेक्चर देख रखा है जो कि 2-2.5 घंटे का 3 घंटे का मैंने डाल रखा है स्पेशली इसके ही लिए, ठीक है, टेट के लिए, तो अगर वो देखा होगा तो ये क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। हम इतना जानते हैं कि कभी भी कोई त्रिभुज है, ठीक है, मैं एक कॉन्सेप्ट तो यहाँ बता ही देता हूँ, किसी भी त्रिभुज में जैसे ए बी सी ये कोई त्रिभुज हो गया, तो किसी भी दो भुजा का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। मतलब ए बी प्लस अगर बी सी कर दे, हम दो भुजा का योग कर दे तो वो हमेशा और हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। कहने का मतलब वो ए सी से क्या हो जाएगा, ए सी से होगा बड़ा, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पर दो भुजा अगर जोड़ दे तो 1 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब दो भुजा को जोड़ते तो हमेशा तीसरी से बड़ी होती है, परंतु यहाँ पर तीसरी से बड़ी है क्या, नहीं। और जब तीसरी से बड़ी होती है नहीं होती है तो वो त्रिभुज कभी भी नहीं बन सकता। मतलब उसने बोला कि निम्न में से कौन सी भुजा त्रिभुज की भुजा नहीं है, तो ये पहला ही राइट आंसर होगा। चाहो तो सेकंड चेक कर लो, 3 और 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, जो कि 5 से बड़ा है। वहीं पर यहाँ अगर आप जोड़ोगे, यहाँ पर अगर जोड़ोगे तो 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, जो कि 13 से बड़ा होगा। और यहाँ पर 4 और 3 7 हो जाएगा, जो कि 6 से क्या होगा बड़ा। तो हमेशा याद रखना दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है यार कि 3 घन जिनके प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है को एक साथ मिलाकर रखने पर बनने वाले घनाभ का कुल क्षेत्रफल कितना है।
तो देखो यार, ये पहला, दूसरा और ये 3 घन दे रखे हैं, इनको मिलाकर इस प्रकार से दे रखा है। तो हम अगर देखें तो ये इस प्रकार की कुछ आकृति बनी हुई है, ठीक है। ये इस प्रकार की कुछ आकृति, हम ऐसा मान सकते हैं कि वो ये आकृति है, ठीक है, जो बनी है। इसमें अगर हम लंबाई की बात करें तो 2, 2 4 और 2 6 हो गया। यहीं पर ऊंचाई की बात करें तो 2 हो गया, और चौड़ाई की बात करें तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसका हमें क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है। कुल क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और ऊंचाई गुणित लंबाई, ठीक है। ये हो जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 का 2, लंबाई का मान कितना है हमारे पास 6, चौड़ाई का मान 2, फिर चौड़ाई का मान कितना है 2, और ऊंचाई का मान भी 2, ऊंचाई का मान है 2 और लंबाई का मान है कितना 6। और आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 गुणी 6 दूनी कितना 12, 2 दूनी 4 और 6 दूनी कितना 12, तो 12 दूनी 24, 24 और 4 कितना जाएगा 28। तो 28 गुणा कितना जाएगा 2, 28 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 56। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 56। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। अगला है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई को निरूपित करता है, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई की बात करें तो देखो यार, ये इस प्रकार की आकृति होती है, ये होती है शंकु, ठीक है। और ये ऊंचाई होती है तिर्यक ऊंचाई, मतलब ये L, ये होता है R और ये होता है H। तो ये L की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो ये आता है H का वर्ग प्लस R का वर्ग, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, तो त्रिज्या का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग होता है तिर्यक ऊंचाई, वो भी कर्णी के अंदर। देखो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि। तो देखो एक ये वृत्त है, त्रिज्या कितनी है, R की वैल्यू यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, तो उसकी परिधि, परिधि क्या होती है, तो 2 पाई R, और क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई R स्क्वायर। तो देखो यार, पाई से पाई तो कट गया, एक R से एक R कट गया, तो 2 अनुपात R बचा है। तो 2 का 2 और R का मान कितना है 3। तो फाइनली परिधि और क्षेत्रफल का अनुपात कितना जाएगा, 2 अनुपात 3। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। देखो यार, 21वां क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति विद्यार्थी को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है, ठीक है। तो यार ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, तो एक काम करो, आप वीडियो पॉज करके खुद से आंसर लगाओ, है ना, तो ज्यादा बेटर होगा। मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो आई होप आपने वीडियो रोक के सारे ऑप्शन पढ़ के आंसर लगा दिया होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। कि विद्यार्थी दी गई समस्या सामग्रियों को स्वयं बनाएं, बंद विद्युत परिपथ में रखकर उन पर चालक और चालक या विद्युत रोधी के लेबल लगा रहे हैं, ठीक। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आंसर। आप चाहो तो इन तीनों को पढ़ लो, या इसके आंसर नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वोत्तम महत्व है, ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है ये। तो पहला हो जाएगा सांस्कृतिक, सेकंड मानसिक, थर्ड है आध्यात्मिक, और फोर्थ है व्यवहारिक। तो देखो यार, सांस्कृतिक हो नहीं सकता, ठीक है, और आध्यात्मिक हो नहीं सकता। तो यहाँ दो में आपको सस्पेंस आ रहा होगा, तो मानसिक और व्यवहारिक। तो हम देखेंगे तो 10th लेवल तक के जो भी गणित हम पढ़ते हैं तो वो हमारा पूरा व्यवहारिक गणित होता है, मतलब साधारण ब्याज, अनुपात, समानुपात और लाभ हानि वगैरह वगैरह, इसलिए व्यवहारिक गणित इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 23वां कि यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण होता है तो छात्र गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है, यह जानने के लिए आप क्या करेंगे। तो पहला ऑप्शन है उपचारात्मक कार्य, सेकंड है निदानात्मक कार्य, थर्ड है मौखिक कार्य, और फोर्थ है लिखित कार्य, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका राइट आंसर, निदानात्मक कार्य करेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि सीमा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त करती है। उदाहरण के लिए 5 बराबर से 2 + 3, क्योंकि 5 बराबर से हम जानते हैं 2 + 3 होता है, और 5 बराबर से 1 + 4 भी होता है। तो वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था में है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गुणनखंडीय अवस्था, सेकंड है संक्रिय अवस्था, थर्ड है परिणात्मक अवस्था, और फोर्थ है उपयुक्त सभी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, वह भी परिणात्मक अवस्था में है, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा हर एक को परिणाम को चेक करे कि 5 बराबर से 2 + 3 करेंगे तो भी परिणाम 5 आएगा, 1 + 5 करें 1 + 4 करेंगे तो भी 5 आएगा। वैसे 5 बराबर से वो और आगे कर ले कि यार 5 + 0 तो भी कितना आएगा 5 आएगा, मतलब परिणात्मक अवस्था में अभी वो है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि प्रकार का प्रयोग निम्न में से कौन सा नहीं है, ठीक है। जो प्रकार होता है उसका प्रयोग निम्न में से कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा कोण बनाने हेतु,
सेकंड ऑप्शन हो जाएगा चाप बनाने हेतु, थर्ड हो जाएगा रेखाखंड की लंबाई मापने हेतु और वृत्त बनाने हेतु। ठीक है, तो देखो यार रेखाखंड की लंबाई नहीं मापी जाती है किससे, तो प्रकार से, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि संतुलित व्यक्ति के लिए अवकाश के समय का सदुपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो संतुलित व्यक्ति के लिए अवकाश के समय का सदुपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर एंडरसन का। अगला क्वेश्चन 27वें नंबर का हो जाएगा कि किस विद्वान ने अपनी पाठशाला अकादमी के मुख्य द्वार पर यह लिख दिया था कि रेखा गणित से अनभिज्ञ व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं ले सकते। ठीक है, तो ऐसा किसने कहा, तो पहला ऑप्शन है अरस्तु, सेकंड है प्लूटो, थर्ड है सुकरात और फोर्थ है कार्ट। ठीक है, तो ये कहा था प्लूटो ने कि जिसको अगर रेखा गणित का नॉलेज नहीं है तो वो इस विद्यालय में प्रवेश नहीं ले सकता। अगला है कि गणित क्या है। ठीक है, यह उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभव से स्वतंत्र है तथा सत्य के अनुरूप है। गणित की बुक परिभाषा किसने दी। ठीक है, मतलब ये परिभाषा किसने दी कि गणित क्या है, तो यह उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभव से स्वतंत्र है तथा सत्य के अनुरूप है। तो ये किसने कहा है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, मतलब आइंस्टीन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग नहीं है। ठीक है, जो ब्लूम टेक्सोनॉमी उसका अंग नहीं है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा समझ, सेकंड है बुद्धि, थर्ड है प्रयोग और फोर्थ है ज्ञान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर बुद्धि, जो कि ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग नहीं है।